नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा दिया है। कोर्ट ने आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने वाली फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया व्यूअर्स। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी गई है। तो वहीं पिछले दिनों नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ मुस्लिम युवकों ने शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने का प्रयास किया, तो उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर कांड की तुलना प्रधानमंत्री की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर कर दी गई। और इन सब के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने की चुनौती दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म के चोले में सियासी चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट टुनाइट वी विल डिबेट ऑन दिस ऑन सीएनबीसी, क्योंकि यह डिबेट वाकई बहुत बड़ी है। द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट। ये तीन तस्वीरें देश की तीन बड़ी खबरों से जुड़ी हैं। पहली तस्वीर केरल स्टोरी फिल्म की। सेक्युलरिज्म का ढोल पीटकर बंगाल में फिल्म बैन हो गई थी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल में इस पर लगा बैन हटा दिया। ये वही फिल्म है जिसे देखने के लिए पहुंचे युवाओं के साथ ममता बनर्जी की पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें धक्के मारकर खींचकर बाहर निकाल दिया। लेकिन अब खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी ये फिल्म देखने वाले हैं। Supreme Court has given its observation. Now, following this, Honorable Chief Minister, what action she will take is Didi will say. उधर महाराष्ट्र के नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर कुछ मुस्लिम युवक घुस गए। आरोप है कि इन मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मंदिर में शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने की कोशिश की। अब महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। त्र्यंबकेश्वर में सैकड़ों हजार 100 सालों से भी ज़्यादा कुछ मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ के गुलाब शाह है, वो वहाँ के संत थे, उनका संदल निकलता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय होता है। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करते हुए कह दिया कि आप अपने मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। और वो कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म की ढाल, सियासत का सवाल। और अब वक्त है कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण का व्यूअर्स। आइए मैं आपको बताता हूं कि आज का विश्लेषण क्या है। सेक्युलरिज्म की ढाल वाली चाल का विश्लेषण देखिए। द केरल स्टोरी पर्दे पर आईएसआईएस की क्रूरता को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया ममता बनर्जी ने। ये वही ममता बनर्जी है जो मोदी को हटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाकर ममता सरकार को आईना दिखाया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी सुनिए। मुस्लिम युवकों ने महादेव पर चादर चढ़ाने का प्रयास किया। चादर कांड की तुलना पीएम की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से कवर फायर दिया उद्धव ठाकरे के मुखपत्र, उस गुट के मुखपत्र सामना ने। बड़ा सवाल यह है कि सोचिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बड़ा तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। वहां पर ऐसा प्रयास हुआ है। अगर ये वाइस वर्सा हुआ जाता तो देश खतरे में आ जाता, देश का संविधान खतरे में आ जाता। बाबा बागेश्वर बिहार गए तो एक चैलेंज दिया गया कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं या फिर या अली का नारा लगाएं। और तो और जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका विरोध किया, यानी उनके नेताओं ने इस पे अपनी बयानबाजी करी। आरजेडी ने तो खुल करके विरोध किया और एक तरह से बाबा बागेश्वर के लिए अपशब्द तक कहे। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल आज क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है? आज इस मूल सवाल के साथ हम
इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है व्यूअर्स, स्क्रीन पर आइए देखते हैं। मेरे साथ आज मेहमान है डॉक्टर प्रेम शुक्ला, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रिजवान अहमद है, जाने माने वकील हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। मेरे साथ असगर खान है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। थोड़े दुबले हो गए हैं, लुक बदल लिया है थोड़ा उन्होंने। मानव जायसवाल मेरे साथ है, प्रवक्ता टीएमसी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे, नीतीश विचार मंच के, जेडीयू के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन है। अभी आपको सत्य प्रकाश मिश्रा स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, कुछ मिनटों में दिखेंगे, लेकिन मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे। मानव जायसवाल, सवाल बड़ा स्पष्ट है। केरल स्टोरी के अंदर कानून व्यवस्था को आप खतरा बता रहे थे। आप क्या अपनी इनकॉम्पिटेंसी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था हम नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए फिल्म को हम बैन कर देते हैं? बाकी राज्यों में फिल्म चल रही है, टैक्स फ्री होके चल रही है, अच्छे से चल रही है। आपने अपने लोगों को एक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के कारण एक फिल्म देखने को बैन कर दिया आपने, तुष्टीकरण के चलते। तुष्टीकरण की यह प्रकाशिता। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। अमित जी, क्या परिकाष्ठा है मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले कोई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी और आपने बड़े धूमधाम से उसको बैन करवाया था। क्या, किसने बैन करवाया था? क्यों बैन करवाया था? क्या कारण था उसका? कि देश में व्यवस्था खराब हो जाए इसके लिए बैन किया था कि भाई फरमान जारी कर दिया था? औरंगजेब तो है नहीं अभी शासन में। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई हम क्या औरंगजेब काल में चले गए हैं कि जिस तरीके से फरमान जारी किया जाता था। लेकिन बंगाल में इसको बैन क्यों किया गया? जो हमारा सेक्शन है, खैर उसको पूरे देश को अवगत हो गया होगा भाई, सिनेमा एक्ट वेस्ट बंगाल 1954 क्या है, 6(1) क्या है, ये सब हो गया होगा। नहीं, मेरा सवाल है, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद मंशा दिखाई जताई कि मैं भी इस फिल्म को देखना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि आपने बीबीसी की बात करी, बीबीसी को लेकर कोर्ट गए, क्या हासिल हुआ? बड़ा सवाल यह है, ये एक सामाजिक फिल्म बनी है, आपने उसको कानून व्यवस्था का चोला पहनाकर फिल्म को बैन करा। ना, सवाल का जवाब दीजिए। मानव जायसवाल, आप इधर उधर की बात ना करें, बताएं। आपने फिल्म को बैन करा, ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म का बैन खोल डाला है। अब आप क्या करेंगे? फिल्म दिखाएंगे? देखिए कोर्ट जो न्यायपालिका है, हमें भरोसा है। हम तो यूपी वाली सरकार नहीं है ना कि धाए गोली मार दे दिन दहाड़े रात को, चोरी चुपके। हम नहीं होता है, हमको भरोसा है न्यायपालिका पे। लेकिन हमको भरोसा है कि हम अपने बंगाल को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल सुरक्षित रहे, बंगाल ये भिन्न बाधाओं में ना फंसे। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक रहे। बंगाल देश से अलग है क्या? एक सेकंड, मानव जायसवाल, आप बार बंगाल, हम बंगाल को नहीं चाहते, बंगाल देश से अलग है क्या? उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए कहानी को पूरा सुनिए। ओडिशा में कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में अलग से दिक्कत पैदा हो रही है। अमित जी, हमारी सरकार बंगाल में है ना। भगवान करे आपके मुंह में घुस शक्कर हो। कल उत्तर प्रदेश में, अरे बंगाल में आपकी सरकार है, लेकिन बंगाल भारतवर्ष से बाहर नहीं है, बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और आईएसआईएस जिन बच्चियों को उठा के लेके गया था वो भी हिंदुस्तान की थी। नहीं, अच्छा आईएसआईएस बोले कि आईएसआई बोल रहे हैं जो पठानकोट में आया था, और बच्चियां हिंदुस्तान। आपको पता नहीं है आईएसआईएस क्या है? आईएसआई और आईएसआईएस एक है? नहीं, हमको बता आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्करी सूझ रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्करी सूझ रही है। नहीं, 32,000 बच्चियां जब खो गई, जो इनके डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया था ये जो प्रोपेगेंडा के लिए, और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में, आपका इशू क्या है? बच्चियां 32,000 थी या 3 थी? आपका इशू क्या है? कानून व्यवस्था। आप बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आपका विषय क्या है? 32,000 लड़कियों का इशू है या दूसरा विषय? अमित जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसी लहजे में हम लोग बात करें, उसी लहजे में आप भी मेरा सम्मान करें। यही तो भारतीयता की प्रतीक है ना। यही तो हम हिंदू चाहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करना। आज मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा हूँ, मैं देश को अवगत करा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री है 32,000 बेटियों के खोने की बात मन से करते हैं, तो उनको शर्म नहीं आती है क्या? उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया पिछले 10 सालों में? क्या उनके मुंह में कालिक नहीं पोती जा रही है? क्या अब देश की जो व्यवस्था है, देश हमारा जो पूरे विश्व में पटल पे जो हमारे देश का नाम सम्मान गरिमा है, वो दिखाना चाहता है कि 32,000 बेटी हमारी केरल से गायब हो गई? केरल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहां की योगशाला है,
वहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अरे तो अमन चंडी को पकड़िए। लोग आते हैं। ओके रिजवान अहमद 32,000 बेटियां वहाँ से खो गई हैं। जी वहाँ से आइसिसकरण हो गया। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मानव जायसवाल यू मेड योर पॉइंट। मानव जायसवाल यू मेड योर पॉइंट। You didn't get my point. You made your point. From last 5 minutes you are making your point. You are shifting the goalpost. Okay, रिजवान अहमद, इनको देश की गरिमा की चिंता है, लेकिन बंगाल भी देश ही का हिस्सा है। अगर ऑनरेबल कोर्ट कोई बात को कह रहा है तो इस बात में कितना दम है, और इन्हें चिंता इस बात की है कि भारत का चरित्र देश के दुनिया के सामने खराब होगा। ऐसा होने नहीं देंगे। मानव जायसवाल बीच में खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद। जायसवाल भाई पर जरा काबू रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल भाई ने कहा कि वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार है, हम तय करेंगे। नहीं जायसवाल भाई, आपने कानून नहीं पढ़ा है। 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब फिल्म आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, यूपी में बैन हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप जब तक मैं बोल रहा हूं गूगल करते रहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बार सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो गई तो राज्य सरकारें उसे बैन नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार का काम है। 2011 गूगल करके निकालिए जब तक मैं आगे बोल रहा हूं। पहली चीज। दूसरी बात, अभी हमारे जायसवाल भाई ने कहा कि कितने शर्म की बात है, लड़कियां गायब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, फलाना। चलिए साहब, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, कौन इसकी हकीकत तक जाए, कौन इसके नीचे तक जाए, तह तक जाए। अमीश भाई, शुरू के 1 साल में कश्मीर में सब मिला के 300 लोग मरे, जो ऑफिशियल फिगर है। इस ऑफिशियल फिगर में करीबन 260 कश्मीरी हिंदू थे, पुलिस वाले थे, 3 मुसलमान थे और 4-5 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। 300। जब कश्मीर फाइल आई तो पूरी मूवी में डायरेक्टर ने आखिर का मैस्कर मिला के 31 लोगों को मरते हुए दिखाया, 31, और 14 रेप की FIRs थी और 1 रेप दिखाया। तो हमारे जायसवाल भाई, तुम भूल जाओ कश्मीर केरला स्टोरी को। कश्मीर फाइल में तो जो हुआ था उससे 10 गुना कम दिखाया गया ना। तो यार वहां तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा था, ये बताओ। अच्छा, आप बताइए ना, ये कौन से डेटा है आपके पास? कहां मिला ये डेटा आपको? किसने बनाया ये डेटा? ये जो सरकार, अरे यार कैसी बात कर रहे हो मूर्खों जैसी। कश्मीर के 1 साल में कितना हिंदू मरा था ये तुमको पता नहीं है क्या? क्या बेकार की बात बैठ के बोल रहे हो नेशनल टीवी पर? क्या बेकार के आदमी हो यार तुम? कश्मीर में 1 साल में 270 कश्मीरी हिंदू मरा था, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। 35 पुलिस वाला मरा था, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। वाह भैया वाह, नेशनल टीवी पर आए हो और कश्मीर में क्या हुआ था तुम्हें पता ही नहीं है। बड़े बड़े मूर्ख आदमी हो यार। कौन है ये जायसवाल भाई? बड़े बड़े मूर्ख आदमी हो। तो शायद कौन बड़े मूर्ख आदमी हो? अरे तुम्हें कुछ पता है कश्मीर में कितना लोग मरे थे? एक बैठ गए, बिल्कुल मूर्ख इंसान। ना तुझे कोई ज्ञान है ना इल्म है। तुम्हारे पास अभी तक ये डेटा ही नहीं है कि 1 साल में कश्मीर में कितना हिंदू मरा था। तुम्हारे पास ये डेटा नहीं है अभी तक। एक एक करके। अच्छा मानव जायसवाल, तुम्हारे पास ये डेटा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड का वक्त देता हूं दोनों को। आप अपना पॉइंट रखिए। 1 सेकंड ऑडियो। एक शिष्टाचार से बात हो, सबसे महत्वपूर्ण है शिष्टाचार से बात हो, अच्छे से बात हो। मैं 30 सेकंड मानव जायसवाल आपको देता हूं। रिस्पॉन्ड टू रिजवान अहमद, उन्होंने कुछ फैक्चुअल बातें रखी है, उनका फैक्चुअली आप जवाब दीजिए। एक रिजवान होल्ड ऑन, मानव जायसवाल को दिखाइए। मानव जायसवाल ये हाथ घुमाना आप बंद करिए। आप भी अपनी बात को रखिए, वो भी अपनी बात को रखे। मानव 30 सेकंड का वक्त आपके पास है। 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, आप फैक्चुअली बात को रखिए अपनी। बिल्कुल। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी ये व्यक्ति है जो हाथ नचाना, रिजवान अहमद है, पेशे से वकील है। कौन सा वकील है समझ में आ गया, वो हाथ नचाने वाले वकील है। पहले उनको पूछिए कि भाई किसके डेटा को वो मानते हैं। अगर वो केंद्र सरकार की डेटा को मानते हैं, जो मोदी शासन है, तो भैया हमारे प्रवासी मजदूर मरे, उनके डेटा उनके पास नहीं है। जितनी लाशें गंगा में तैरी, उनके डेटा उनके पास नहीं है। हमारे पास 300 RDX कैसे आ गया पुलवामा में, उनके डेटा उनके पास नहीं है। हमारे जो लोग मारे गए, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए था, वो नहीं मिला गया, वो डेटा उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो वाइल्ड बियर्स डील कर रहे थे,
और निकल के चाय वाले की दुकान से ये फोन क्या करते विषय हुए है और मेरे पास क्या सरकारी बात फोन कर नहीं रहे है। हैं आप? नहीं सुन लीजिए, वो कश्मीर आप की बात आप कर केरला स्टोरी पे बात ही नहीं अमित करना जी, चाहते। अमित जी, आप अमित जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो फोटो कश्मीर खिंचवा रहे वाली थे। बात कर रहे हैं। केरला स्टोरी आपने अमित इसलिए जी। बात करी कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे थे। केरला स्टोरी अमित फिल्म जी, आपने इसलिए बैन अमित करी जी, प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे अमित थे। जी, आप अपनी अमित बात जी, पे अमित खुद जी। ही नहीं लॉजिकली बात कर रहे। अरे कौन सा लॉजिक की बात आप कर नहीं, रहे हैं? ये- जो हाथ में चार नक्शा के कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, उसका लॉजिक ठीक है। आप उनकी वो बात लॉजिक को ठीक काउंटर है। करिए, उनसे उनके पूछिए, एक्शंस की सुनिए, बात नहीं है। सुनिए सुनिए, पहले उनसे पूछिए कि 1980 में जब पूरा 1990 में जब पूरा जल रहा था कश्मीर, तो किसकी सरकार थी? किसकी और सरकार दो थी? भारतीय, दो जगमोहन भारतीय किसका आदमी था तब? कांग्रेस सरकार को सपोर्ट किया। ओके 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 रिजवान अहमद ओके आई गेव यू योर 45 सेकंड आई गेव यू योर शार्प 45 सेकंड नाउ ऑडियो इज डाउन ओके नाउ ऑडियो इज डाउन यू मेड योर पॉइंट ओके ओके रिजवान अहमद वो कह रहे हैं आप भी लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपकी बात भी फैक्चुअल बेस्ड नहीं है। ओके मेक योर पॉइंट। जायसवाल, जब तक प्रोग्राम चल रहा है ना, एक तुम एक रीजनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुमको यही नहीं पता कि कश्मीर में एक साल में कितना हिंदू मरा था। तुम्हें आज तक यही नहीं पता और यहां आके बात कर रहे हो भारत की और देश की। बहुत बढ़िया। और अगर सन 80 की बात करी है, अगर सन 80 की बात करी है तो सन 80 की रिपोर्ट आने वाली है। सेकुलर पार्टियों ने जो मुरादाबाद में दंगे करवाए थे और जो मस्जिदों में गोलियां चलवाई थी ना, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। जब मैं डिबेट में आया करूं तो जरा पढ़ लिख के बैठा करो। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो। ठीक है, ओके ओके मैं विषय को आगे बढ़ाता हूं। असगर खान पिक्चर को बैन नहीं कर सकती। असगर जाओ खान पढ़ो। प्रेम शुक्ला पहले असगर पढ़ो खान जाके। और प्रेम शुक्ला एक सेकंड असगर खान और प्रेम शुक्ला असगर खान मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं सेकुलरिज्म की परिभाषा इस देश में ये हो गई है कि एक फिल्म को बैन कर दिया जाए, वो दैट इज सेकुलर इन मॉडर्न इंडिया। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आपकी बात से मैं अप्रिशिएट करता हूं, एग्री करता हूं कि सेकुलरिज्म की परिभाषा ये नहीं कि हम किसी भी फिल्म को बैन कर दें, बल्कि ये है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता कैसे बनाएं, हम उसमें प्यार पैदा करते हैं या नफरत पैदा करते हैं। हम असली चीज़ ये है कि हमें हमेशा अपनी निगाह में अपने इस प्यारे से मुल्क को रखना चाहिए, जिसे हमारे बुजुर्गों ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि हम उसकी तरक्की के लिए जा रहे हैं या उसको बर्बाद करने जा रहे हैं, हम नफरत पैदा करने जा रहे हैं या प्यार पैदा करने जा रहे हैं। और ये तमाम नफरत और प्यार पूरे मुल्क की तरक्की इसी पर डिपेंड करती है कि अगर कुछ भी कोई एक दूसरे से नाराजगी दिखाते हैं, जैसे अभी पथराव की बात हो रही है, कहीं आग लगाएं, बस जलाएं, अल्टीमेटली कुछ भी होता है नुकसान मुल्क का होता है। अब अगर सवाल इस बात का है, इस फिल्म की हम बात कर रहे हैं केरला स्टोरी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि केरला स्टोरी तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफियर कहा और उन्होंने, आपकी बात सही है कि उन्होंने कहा नहीं साहब बैन नहीं होगी, लेकिन साथ साथ और क्या कहा, डिस्क्लेमर की बात कही ना, और फिक्शन चलाने की बात कही ना कि भाई उसमें हो, आप देखिए उसके ऑर्डर में। तो यही एक चीज है कि उन्होंने जो उसको साबित करने की कोशिश की थी केरला स्टोरी को, जिसमें उसके बाद में उनके लोग भी दिए थे कि भाई ये लोग हैं, ये माँ बाप हैं जो इस करेक्टर के हैं, ये उसके सामने आ वो गई रिश्तेदार हैं जिस इस करेक्टर के। सुनिए, और इसके आगे 32,000, देखिए ये दुश्मनी निभाने वाली बात है मुल्क के साथ कि आपने 32,000 लड़कियों को जिक्र किया, लिस्ट सिर्फ 3 लड़कियों की है आपके पास, 3 से 4 की नहीं है। आप बता दीजिए, लड़कियां भी सामने आई हैं और कोर्ट ने भी ये सवाल किया। आप अरे भाई 36 लड़कियां, वो भी तभी तो कोर्ट ने कहा है। सर मैं कहता हूं 30,000 के साथ लिए भी कहा है साथों पर हो क्यों? सिर्फ तीन तो फिर क्या हुआ? सिर्फ 3 भी क्यों? लिस्ट है सिर्फ 3 आराम से सिर्फ 3 ही मैं तो है। आपको 3 लड़कियों को तो आईएसआईएस उठा के लेके गया है सेक्स स्लेव बनाने के लिए। इतनी बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आईएसआई नहीं लेगा हमें, आईएसआई का अगर आप बात बड़ी बात क्या है तो इसके कहां है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है आपकी सीबीआई? अगर आप आईएसआई की बात करते हैं, कहां है आपका इंटेलिजेंस, कहां है एनआईए आपका? या हम अपने 2012 से बात हो रही है, सब विषयों बताना चाहते हैं। ओके, हम अपने आप को प्रेम शुक्ला, अरे साहब 2012 से प्रेम शुक्ला बीजेपी ओके यू मेड योर पॉइंट प्रेम शुक्ला, लेट मी गेट प्रेम शुक्ला कभी से भी हो। जी प्रेम शुक्ला सिर्फ 3 की अगर बात है, एक पॉइंट पे ओके असगर खान माजरत चाहता हूं, रिस्पेक्ट अदर पर्सन आल्सो। प्रेम शुक्ला काफी इत्मीनान से वेट करे। प्रेम शुक्ला, स्ट्रेट पॉइंट इज दिस कि सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है,
मानो तो मानो, ना मानो तो तुम कम्युनल हो। और बीजेपी कम्युनल है, ऐसा समूचा विपक्ष कहता है कि बीजेपी कम्युनल है, क्योंकि वो उस सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करती जिसको नीतीश जी करते हैं, जिसको तेजस्वी यादव करते हैं, जिसको अखिलेश यादव करते हैं, जिसको ममता बनर्जी करती है, जिसको अरविंद केजरीवाल करते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं। देखिए, हम तो 1990 से ही छद्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है। और छद्म सेक्युलरिज्म जब हम ये शब्द कहते हैं तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण, यहां तक कि आतंकवादियों के चरण पखारने में स्वयं को धन्य पाते हैं, अगर हिंदू और ईसाई लड़कियों को संख्या आगे पीछे भी सोच लिया जाए, हालांकि संख्या पर एग्जैक्ट फिगर जो है किसी इस्लामिक संगठन के पास भी नहीं है, किसी सेक्युलर संगठन के पास भी नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं, कम्युनिस्ट के पास भी नहीं है, और सरकार के पास भी एग्जैक्ट फिगर ऐसे मामले में हो, चूंकि लव जिहाद जो है, अगर क्राइम नहीं होगा तो किस हेड में आएगा वो? अगर आप केरल में लव जिहाद को क्राइम बनाएंगे, लव जिहाद को क्रिमिनल एक्ट बनाएंगे, तब तो एनसीआरबी के आंकड़े में किसी आंकड़े में आएगा। असगर खान, लेकिन आप जो है सब आप असेंबली में कहते हैं कि लव जिहाद है, केरला हाईकोर्ट कहता है कि लव जिहाद है, आईसिस में लोग गए हैं, ये सामने आया है। और लव जिहाद के माध्यम से अगर एक भी लड़की को षड्यंत्र करके किसी ने सीरिया भेजकर अगर उसको सेक्स स्लेव बनाया है, तो ऐसे यजीदियत करने वाले के खिलाफ खड़े होने की बजाय ये उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनका संकट ये है कि जब भी तुष्टीकरण के नाम, इनको पता है कि भाई सैटनिक वर्सेज ने जो कुछ लिखा है उससे अधिक तमाम सनातन के देवताओं के बारे में मैं उर्दू में इस्लामिक राइटर द्वारा लिखे गए आपको हजारों पुस्तकें दे दूंगा, एक पर बैन नहीं लगती, सैटनिक वर्सेज बैन हो जाती है। तस्लीमा नसरीन ने एंटी इस्लामिक क्या लिखा है साहब? उनकी जो सारी बातें हैं, उनके असगर खान व्हाट्स योर रिप्लाई? असगर खान शार्प रिप्लाई, कौन मना कर रहा है? 40 सेकंड, असगर खान 40 सेकंड। तस्लीमा नसरीन को आप जो है बंगाल में घुसने नहीं देते, ना कम्युनिस्ट ना असगर खान 40 सेकंड। आप जो है हनुमान जयंती प्रतिबंधित कर दे। असगर खान, जवाब प्रेम शुक्ला की बात का। देखिए, हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही अपनी देता हूं कि अगर कोई जुर्म करता है और इतना घिनौना जुर्म करता है कि ऐसे लड़कियों को इस्तेमाल करे, मुल्क के साथ गद्दारी करे, टेररिज्म फैलाए, केरला में लव जिहाद पे क्या एक्ट है? लव जिहाद के खिलाफ क्या है? अरे भाई, लव जिहाद किसे कहते हैं? आप बीच में बोल रहे हैं, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप चलिए बताइए, लव जिहाद किसे कहते हैं? असेंबली केरला कह रही है, केरला हाईकोर्ट कह रहा है, अरे केरला हाईकोर्ट कह रहा है आप गलत अपना परिचय देकर किसी को जो है प्यार के ट्रैप में फंसाकर उसको जिहादी बनाना, ये साजिश है, ये आप लोगों की साजिश है। एक मजहब को बदनाम करने की। असगर खान आपको इंटरव्यू सिर्फ ये आप व्यूअर्स एक सेकंड व्यूअर्स, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आप कहते हैं कि ये प्रेम शुक्ला की साजिश है, ये बीजेपी वालों की साजिश है, ये मोदी की साजिश है, ये अमित शाह की साजिश है, इन सबकी साजिश है। ये 2009 में किसकी साजिश थी? ये केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। वीएस अच्युतानंदन ने, जो पूर्व सीएम केरल के थे, उन्होंने कब दिया? उन्होंने बोला कि मुस्लिम राज्य बनेगा 20 वर्षों के बाद केरल। ओमन चंडी, साल 2006 से 2012 के बीच में 2500 से ज्यादा महिलाओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? ये बीजेपी के साथ इनका कोई लेना देना है, कांग्रेस का, एक लेफ्ट का। बड़ी खबर है, त्र्यंबकेश्वर मामले में एसआईटी की जांच जारी है। यहां पर 13 मई की घटना पर जांच में अब तेजी आई है। सीसीटीवी जो फुटेज है उसकी भी जांच की जाएगी। त्र्यंबकेश्वर मामले में एसआईटी की जांच जारी है और मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या ये सेक्युलरिज्म है जैसे उद्धव ठाकरे के गुट का अखबार कह रहा है? ये बड़ी बात है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, असगर खान है, सत्यप्रकाश मिश्रा है, मेरे साथ मानव जायसवाल है, रिजवान अहमद है। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा आपके पास आता हूं। सेक्युलरिज्म की ये नई परिभाषा है,
अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी ने मुलाकात करी थी उद्धव ठाकरे से और वहां पे भी सेकुलरिज्म की काफी चर्चे हुए होंगे। बड़ा सवाल यह है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और एक अखबार सामना, जो कि उद्धव गुट का अखबार है, वो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। पहले तो अमीश देवगन जी, इस बात को समझना होगा कि भारत है क्या, किस चीज पर खड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत शुरू से ही एक सेकुलर राष्ट्र रहा है। जब 1893 में 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद दुनिया की धर्म संसद शिकागो में जाकर कहते हैं कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र बना है, अलग अलग धर्म तो हैं लेकिन भारत की सहिष्णुता तमाम दुनिया को एक दर्शन देती है। भारत वो भूमि रही है जहां से रोमन टायरनी से आहत लोग भारत आए, पारसी आए, इस्लाम आया, सूफी संत आए, सभी धर्मों का यहां विकास हुआ। और आज आपने इतनी बड़ी कहानी, एक सेकंड सुन लीजिए, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, लेकिन 1947 से पहले आप कह रहे हैं कि भारत सेकुलर था, लेकिन 1947 के बाद भी सेकुलर भारत नहीं था। वो तो जब तक इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा तब तक सेकुलर की परिभाषा नहीं आई थी। भारत तो उस समय से सेकुलर, आदिकाल से सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, तभी तो मुगल आ पाए। आपने एक चीज जो विंडो दिखाई, आपने एक चीज जो कोट किया है वो सही नहीं है। भारतीय जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर अंबेडकर और उसके संविधान वेत्ताओं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन लोगों की बहस में यह बात हुआ कि भारत किस तरह का सेकुलरिज्म अपनाएगा होगा। संविधान में कभी किसी राष्ट्र के धर्म की कोई बात और कोई चर्चा नहीं की गई। सेकुलरिज्म, एक मिनट, नहीं, अब आप रोकेंगे तो गलत बात है। नहीं, आप अगर आप मुझे अपनी बात नहीं, आप अपनी मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे, बात पूरी नहीं होगी। अब 30 सेकंड रख लियो। वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। संविधान शुरू से सेकुलर है, आज भी सेकुलर है। ओके, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इट। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो चादर चढ़ाने का प्रयास किया वो भी सेकुलरिज्म का हिस्सा है, आंसर माय क्वेश्चन। जो बात उद्धव ठाकरे के गुट ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया सामना में लिख के, अमरनाथ यात्रा में जब कांधों पे उठाकर शिव भक्तों को मुसलमान अमरनाथ की गुफा तक ले जाते हैं, वो भी सेकुलरिज्म है। वैष्णो देवी उल्टा हुआ होता, यही उल्टा हुआ होता तो फिर क्या कहा जाता? यात्रा में मुस्लिम संप्रदाय के लोग कांधे पे उठा करके भक्तों को ले जाते, वो भी वो अलग चीज है सर। देश की लेकिन चादर चढ़ाएगा तो ज्योतिर्लिंग पे, कोई कहीं जाए, क्या ज्योतिर्लिंग पे चादर चढ़ेगी? चादर वाली चादर अजमेर शरीफ पे हिंदू चढ़ाने जाते तो चढ़ाए, सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन वहां पे पूजा करता है, कोई आरती करता है क्या? वहां पे कोई आरती करता है क्या? पॉइंट यही है, पद्धति। पॉइंट बहुत सिंपल है। इस घटना से आप सेकुलरिज्म के धागे में पिरोए जो तत्व हैं उसको इनकार मत करिए। ओके, त्र्यंबकेश्वर सेकुलर है, ठीक है। ओके, रिजवान अहमद, मेक योर पॉइंट। एक मिनट, अमीश भाई, अभी हमारे काबिल साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पीठ पर रख के ले जाते हैं मुसलमान वो भी सेकुलर हैं, और जो चादर चढ़ाई वो भी सेकुलर हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हिंदू भी तो मज़ारों में जाते हैं। भाई साहब, जब हिंदू मज़ारों में जाते हैं तो उस मज़ार की जो परंपरा है उसके अनुकूल जाते हैं, यानी अजमेर शरीफ में हर आदमी चादर चढ़ाता है। रिजवान साहब, आप मुझे यार, होल्ड करो। अगर कोई किसी की आस्था पर होल्ड करो जाएगा वो ठीक बात नहीं है। तो भाई मेरा वो ठीक बात नहीं है, उससे बहुत सहमत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड रिजवान बोले, फिर आप बोलिएगा, फिर 30 सेकंड कोई सहमत नहीं है कि कोई किसी की आस्था पर प्रहार करे, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस देश के धागों में पिरोया हुआ हेलो अमीश भाई, सेकुलरिज्म बहुत प्यारा है, होल्ड करो भाई, कोई भी तोड़ने की कोशिश न करे। अच्छा ठीक है, अपने हिसाब का सेकुलरिज्म नहीं होता। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपको मैं मौका दे रहा हूं। रिजवान 40 सेकंड शार्प, देन सत्यप्रकाश मिश्रा। अमीश भाई, ओके जी अमीश भाई, तो जब हिंदू किसी दरगाह पर जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, तो वहां के हिसाब से चादर लेके जाता है, वो दरगाह पर मूर्ति लेके नहीं जाता है। अगर तुम्हें महादेव के मंदिर में आने का बड़ा शौक है तो चादर लेके क्यों जा रहे हो? जल लेके जाओ, महादेव की मूर्ति लेके जाओ ना। जैसे हिंदू किसी दरगाह पर चादर लेके जाता है, वो परंपरा है वहां की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो परंपरा है। दरगाह में अगर कोई जाएगा, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये जाएंगे, वो चादर ही लेके जाएंगे, वहां आरती की थाली नहीं जाएगी। अमीश भाई जी, अरे अमीश भाई, ये बताइए क्या ऐसी परंपरा किसी को कबूल होगी जहां पे दरगाह में कोई मूर्ति लेके जाए? ओके, जवाब। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने ये कहा कि जो कंधे पे
अरे सुनिए सुनिए 30 सेकंड 30 सेकंड 20 सेकंड जो करके कंधे पे मुसलमान लोग श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, जो मुसलमान श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं वो सेकुलरिज्म है। हेलो, वो मुफ्त में लेके नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म, वो सेकुलरिज्म नहीं है। पहले सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म का फर्क समझ लीजिए। जी ओके, उनको सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म उनकी जो चश्मे, जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन इस राष्ट्र के सभी दर्शनों में सेकुलर सिद्धांत है और इसमें धागों से पिरोया गया सेकुलरिज्म बचाने की हमें जरूरत है। दूसरे की आस्था पर प्रहार ना करे, ये बात जरूर है। अगर कोई ग्रुप किसी की आस्था पर प्रहार करेगा, कोई अपराध करेगा, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन उस आग में और आग लगाएं, ये भी बात ठीक नहीं है। लगी है आग तो बुझाई जाए और नफरत की आंधी मिटाई जाए, यही भारत का दर्शन है और यही नीतीश जी की विचारधारा का सिद्धांत है। नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन में सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं किया। एक सवाल का आपने बोला ये नीतीश जी का सिद्धांत है, नीतीश जी की बात कोई लेके नहीं आया, लेकिन आप बीच में लेके आए। अब आप मुझे बताइए, आपके सहयोगी दल के विधायक ने बोला कि बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तब हम मानेंगे, वो बिल्कुल सही है, वो सेकुलरिज्म है। अब सुनिए, दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर और नीतीश जी इफ्तारी कर रहे थे, नहीं, वो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म है। बिल्कुल दंगे हो रहे थे बिहार में, दंगे हो रहे थे और नीतीश और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोनों दंगों के सर आप बोल लीजिए। रिजवान वन सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। सत्य प्रकाश मिश्रा को लगाइए। मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है आपसे, रिजवान अहमद ने जो बात बोली उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए। आपने जो बात बोली, आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर बोलेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर चादर चढ़ रही है, वो सेकुलरिज्म हो रहा है? और नीतीश जी जब दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर तो वो इफ्तारी कर रहे थे। जवाब क्या है इस बात पर? जवाब देता हूं, 30 सेकंड दीजिएगा। अपनी आस्था के हिसाब से जिनको जिस चीज की पूजा अर्चना करना है वो करे और कोई दूसरे को किसी प्रकार की सलाह देता है उसकी निजी मत है, उस पर हम सहमत नहीं है। जहां तक बात आया कि बिहार में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जिन लोगों का हाथ शामिल था वो आज जेल में हैं। और दूसरी बात, उस दौरान अगर रमजान चल रहा है, किसी का पवित्र महीना चल रहा है, कोई दिन भर व्रत पर है और उस व्रत में इफ्तार एक परंपरा है, रुकिए, एक संवैधानिक आप रुकिए। उनके यहाँ अगर आमंत्रण मिलता है, नीतीश जी ने अगर उनके यहाँ आमंत्रण मिलता है तो इस इफ्तार में शामिल होना एक राष्ट्रीय परिचय है, हर धर्म के त्योहार का सम्मान। नीतीश जी विजयादशमी हनुमान कथा हो रही थी अभी, हनुमान कथा होती, 15 लाख लोग आए आपके किस इफ्तार में राष्ट्र विरोधी नारे लगे भाई साहब? अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है, आप कह रहे हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है? नहीं, वह संविधान के खिलाफ बात हो रही है कि भारत का नाम बदल दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, वहां जाके संविधान प्रेम शुक्ला, हनुमंत कथा हो रही है तो वहां पर तो भारत का भला नहीं हो रहा, लेकिन इफ्तारी में जाकर जब दंगे चल रहे हैं तब भला हो रहा है। छठ में जाते, विजयादशमी में जाते, हर पंडाल जाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिखों के प्रकाश पर्व के 350 के गुरु गोविंद हनुमान कथा में क्यों नहीं प्रकाश पर्व को पूरी दुनिया ने देखा। नीतीश कुमार जी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मनाया। हर धर्म के प्रति, नहीं गलत बात नहीं, नीतीश जी का हर धर्म के प्रति सम्मान है। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया, वो गुरुद्वारा जाते, विजयादशमी में हर पंडाल जाते, रामनवमी में जाते, इफ्तार में भी जाते। ये गलत बात की तरफ सम्मान होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ओके प्रेम शुक्ला, लेकिन उनका सम्मान, उनकी प्रति उनका तरफ सम्मान होगा, लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल यही था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला, ये सेकुलरिज्म है और इस सेकुलरिज्म को बीजेपी क्यों नहीं समझती, बीजेपी के नेता क्यों नहीं समझते? ये सेकुलरिज्म है, मीट की पार्टी करना सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर और करी जाती है, सब लोग करते हैं, इसलिए जेडीयू ने भी करी। छद्म सेकुलरिज्म जो है वो किस कदर है ये हम लंबे समय से कह रहे हैं, और उस छद्म सेकुलरिज्म का ही प्रभाव है कि ये सेकुलरवादी अफजल गुरु जैसे हत्यारे जिहादी को जो है उसको क्षमादान करने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अजमल कसाब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इशरत जहां के चच्चू बन जाते हैं लोग, और उसके बाद वो किसी कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए
अब कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए तो फिल्मकार को फांसी पर लटका देना चाहिए। एनसीपी ने कहा था, एनसीपी के तरफ से जितेंद्र अवार्ड की मांग आती है कि केरला स्टोरी की सच्चाई बयान करने के कारण उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को फांसी पर लटका देना चाहिए जी। और लेकिन उस पर लेकिन नीतीश लेकिन कुमार लेकिन की लेकिन मौन लेकिन है। लेकिन एक सवाल है, उनको बहुत बाबा बागेश्वर अच्छा लग रहा है बाबा उनको। बागेश्वर के कार्यक्रम में, पंडाल में बीजेपी के नेता तो बजरंग बली की आरती कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि अल्लाह अकबर का नारा लगे उस पंडाल के अंदर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि मदारी है ये बाबा बागेश्वर। जगदानंद सिंह ने कहा यह बात। आप समझिए, आप एक कल्पना कीजिए कि कहीं पर अजमेर शरीफ का जो दरगाह का जो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी हो इनका इस्लामिक, उसको अगर कोई जो है अगर इसी तरह के इसका संबोधन करे, कोई इनके यहां तबलीग हो रही हो, उस तबलीग में कोई कहे कि यहां जय श्री राम कहो और आरती लगाओ तभी रहोगे आप, कोई कह दे कि जामा मस्जिद का मौलाना बुखारी तभी सेकुलर माने जाएंगे जब जामा मस्जिद में शंखनाद करके आरती के कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। अगर ऐसा कोई कहते तो कितना बड़ा सांप्रदायिक हो जाएगा वो, उसके खिलाफ तो मुकदमे हो जाएंगे, वो जेल चले जाएगा, उसका सर तन से जुदा होने का नारा लग जाएगा और सर तन से जुदा हो सकता है उसका। लेकिन आप जो है, अगर आपको अपना संत का भाव और हनुमान का कार्यक्रम करना है, बस वो समाप्त कर दे दीजिए मौका, लेकिन आप हनुमान का एक कार्यक्रम करें और हनुमत कथा करने वाले को जो है आप जो है कैसे हनुमत कथा कर ली आपने, इसके लिए जो है आप अल्लाह अकबर का नारा लगाए। साहब औरंगजेब भी यही चाहते थे, बाबर भी यही चाहते थे। मैं शुक्ला जी एक सवाल पूछ रहा हूं, जो कांग्रेस के विधायक ने बोला, जो जगदानंद सिंह ने बोला मदारी है बाबा बागेश्वरी, जस्टिफाई था। आपको नहीं जाना मत जाइए, अपमान तो मत करिए। बाबा का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उठा के बाबा रामदेव की तरफ फेंक देगी उनको। यूं बाबा तो मौसम की तरह इन्होंने बदला है ना बीजेपी ने हमेशा बाबा के शरण में, इसलिए क्योंकि विकास पर, महंगाई, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया तो बाबा की आरती उतार रहे हैं। बाबा इनोसेंट है, वो बेचारे हिंदू राष्ट्र का वहां नारा लगवा दिए। अब वैसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा है इस सांप्रदायिकता को फैलाने से उसका कोई फायदा हो जाएगा। सच्चाई ये है कि इस देश के तमाम लोग बीजेपी ने ये कहा, अच्छा बीजेपी ने ये कहा बाबा को मदारी, जगदानंद सिंह ने जो बोला वो किसने बोला? मैं बाबा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बाबा के बारे में जो राय है वो ले। बीजेपी हनुमंत कथा में थी, जेडीयू मीट पार्टी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बाबा का राजनीतिकरण कर रही है, धार्मिक अनुष्ठानों का राजनीतिकरण इस देश में भारतीय जनता पार्टी आग लगाने का काम करती है। महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करती। बाबा बागेश्वर इस देश की महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी सर यू मेड योर पॉइंट। ओके 30 सेकंड मेरा ऑडियो भी डाउन करें 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला आप कृपा करके मुझे बताइए ना, बाबा बागेश्वर के को अल्लाह अकबर कहना अगर आवश्यक है, अनिवार्य है, तो भाई यही जो है जय श्री राम कहना सारे मौलानाओं को सेकुलर सिद्ध करने के लिए अनिवार्य क्यों नहीं है? सारे जहां जहां इस तरह के जो है तकरीरें हो रही हैं, वहां जय श्री राम और जो है आप आरती, हनुमत आरती उतारना, श्री गणेश की आरती करना, ये तो आपके सहयोगी के विधायक ने करा। सहमत नहीं है भाई, आप कहिए सहयोगी को नफरत का बीज बो रहा है वो, वही तो कह रहा हूं मैं। हम ये नहीं कहेंगे, बचाव कर रहे हैं, इस देश में धर्म का राजनीतिकरण कर जो आग आप लगाना चाहते हैं वो आग लगेगा नहीं। बाबा का इस्तेमाल से एक बात साफ हो गया, बीजेपी इस देश में कमजोर हो गई। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भाजपा को यह लगने लगा है कि अब अपने पुनः हिंदू वाले झुंझुना में वापस लौटो, वरना हम तो गए काम से। एक सीट बचनी नहीं आपकी, तो बाबा के शरण में पूरी भाजपा, पहले रामदेव के शरण में थे, श्री के शरण में थे, अब बाबा बागेश्वर का शरण पकड़ा है। बाबा भी 4 साल बाद बीजेपी की आलोचना करेंगे, इस बात को आज मैं बोल के जा रहा हूँ। आप तो यही बागेश्वर बाबा भाजपा का आलोचना करेंगे, क्योंकि अभी तो इस्तेमाल हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ है, अभी तक बाबा किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी के बन गए बाबा बागेश्वर। उनके फॉलोअर इस तादाद में हैं, और अगर ऐसा सच हो गया तो सोचिए क्या होगा फिर। लेकिन आपने उनको जबरदस्ती बीजेपी का बना दिया। अभी तक बीजेपी ने उनको ओन नहीं करा, उन्होंने बीजेपी को ओन नहीं करा, लेकिन आपने ओन करा दिया। लेकिन रिजवान अहमद हाथ खड़ा कर रहे हैं, असगर खान हाथ खड़ा कर रहे हैं। रिजवान ओके सर यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई
अभी पूरे डिबेट में कर्नाटका का 3 बार जिक्र आ गया। इस पर सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि चूहे के हाथ में अदरक लग गई, वो खुद को पंसारी समझ बैठा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारे भाई आपके स्टूडियो में बैठे हैं, अच्छा, आपको अब आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव हिम ध्वस्त होगा। आप चिंता मत करिए। देखिए, दो साइड्स है, दो साइड्स है, लो यार, अपनी बात को रखिए। अरे सुन लो, सुनाइए, सुन लो, सुनाइए। सुन लो। अमीश भाई, एक बड़ा सीधा सा छोटा सा सवाल है कि सेकुलरिज्म के नाम पर महादेव के मंदिर में चादर जा सकती है, तो जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं बस उनसे इतना पूछ लीजिए। तो सहमत नहीं हूं रिजवान जी, मैंने कह दिया ये बात। अजमेर शरीफ में महादेव की मूर्ति जा सकती है या नहीं जा सकती है? उन्होंने बोला मैं सहमत नहीं हूं, उन्होंने उसका आंसर करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, ऐसा एक विषय ये नहीं है। जेडीयू के नेता ललन सिंह मीट पार्टी कर रहे थे, उसको लेकर भी कई सारी कहानियां। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। वो हमेशा खाना खिलाते रहे अपनी जनता को। लेकिन आप देखिए, मीट पार्टी हो सकती है, हनुमंत कथा अगर हो रही है, वहां पर भी कोई जा ही सकता था। भाई नीतीश जी के पास टाइम नहीं था, कोई और नेता चले जाते। पार्टी में इस देश विरोधी नारे तो नहीं लग रहे थे वहां। हिंदू का झुंड। एक सेकंड, रिजवान कुछ कह रहे हैं, रिजवान अहमद कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड, रिजवान अहमद क्या कह रहे हैं आप? अरे अमीश भाई जी, पहले तो ये बताइए, मीट पार्टी में खिला क्या दिया? पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला है कि कुत्ते का मांस खिला दिया। ये र्यूमर रिजवान जैसे लोग ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कर सकते हैं कि मटन की जगह डॉग मीट खिला दिया गया। ये आरोप लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हमेशा अपने जनता के बीच बैठकर भोजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि वहां पे मटन नहीं डॉग मीट खिलाया गया, कुत्ते का मीट खिलाया गया। क्या ये कुत्ते का आरोप? आप कुछ भी आरोप मत दीजिए। ये बीजेपी ने लगाया। कुछ भी आरोप मत दीजिए आप। वहां की जनता उनसे प्यार करती है, मुंगेर की लोकसभा की जनता उनको हमेशा प्रेम शुक्ला इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला के पास आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए प्रेम जी इस बारे में। आप तो वैसे मांसाहारी नहीं है जैसा मैं जानता हूं। नहीं, इस पर कुछ भी इतना लो लेवल पे ले जाइएगा डिबेट को, ये ठीक नहीं है। नहीं, देखिए गांधी और लोहिया के देश में देखिए सत्य प्रकाश जी, जरा चिंतन की बात है। गांधी और लोहिया के देश में हनुमत कथा जो है वो करना मदारी है। आप हनुमत कथा करिए। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले सर, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड तो दीजिए उनको। ओके, 30 सेकंड में वो गलत बात। गांधी तो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और लोहिया भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। आप मीट पार्टी किसी का कुछ भी भोजन करना उसका अधिकार है और उसका लोगों को दावत कराना भी उसका अधिकार है, हमको उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप हनुमत कथा का तो विरोध मत करिए महाराज। हमने उसको मदारी कहने वालों के साथ मत खड़ा होइए। उस पे अल्लाह अकबर लादने की बात करने मत करिए। कथा के नाम पर आपके साथी अल्लाह अकबर कह रहे। दिन भर आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा राष्ट्र भजन करता है, बहुत लोग नास्तिक भी हैं, करिए, लेकिन उसके अंदर राजनीति घुसेड़ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों को अच्छा ये गलत तरीका हो जाता है कि सब लोग बीच में बोलते हैं तो कोई किसी की बात नहीं जा पाती। असगर खान वेट कर रहे हैं, मानस जायसवाल वेट कर रहे हैं। असगर खान जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ जिस डिबेट में बैठते हैं हमारे यहाँ से मैसेज अच्छे जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग चिंगारी छोड़ने वाले लोग हैं, जो आपस में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। जहाँ तक सवाल बहुत सारे अभी उठ रहे थे कि साहब कहीं पे किसी ने चादर चढ़ा दी, किसी ने, अगर कोई इंडिविजुअल एक किसी आदमी ने गलती कर दी तो क्या कोई उसके साथ आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने का जो सेकुलरिज्म, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी नई सेकुलर बनी है, नई सेकुलर पार्टी बनी है, तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास गलत है। पॉइंट ये है, कोई गलती एक व्यक्ति कर सकता है, अखलाक एक घटना होती है, पूरे देश को लिंचिस्तान नहीं कहा जा सकता। यही बात मैं तब बोलता था, अगर अखलाक के साथ घटना हुई है तो पूरे देश को लिंचिस्तान नहीं कह सकते आप। पॉइंट ये है, अगर उस व्यक्ति ने गलती करी है तो उसको सेकुलर के सूरमा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर सकते। त्र्यंबकेश्वर हिंदुओं का बड़ा ज्योतिर्लिंग है। अरे कितने इंसिडेंट है, आप एक अखलाक की बात लेके बैठ जाते हैं। कितने ऐसे इंसिडेंट है, आप पिक एंड चूज करके अगर बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप सीधी
हम मुल्क को नजर में रख के बात करें। और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है नेशनल चैनल पे जब हम बैठे हैं तो हम कोई चिंगारी छोड़ने वाली बात ना करें। ठीक है, ओके। रिजवान अहमद नेशनल चैनल पे बैठे हैं, कोई चिंगारी छोड़ने वाली बात ना करें, लेकिन क्या जस्टिफाई करना चिंगारी छोड़ना नहीं है? ओके ओके, एक और ऑडियो साउंड। रिजवान अहमद का 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए, बस 20 सेकंड। अमीश भाई जी, अमीश भाई, असगर भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग देश को जोड़ने के लिए बैठे हैं और हमें सिर्फ देश से मतलब है। वो असगर भाई, वो 2012 में जो रोहिंग्याओं के लिए आजाद मैदान में जवान ज्योति जोड़ रहे थे, जो तोड़ रहे थे, तो क्या वो देश को जोड़ रहे थे? असगर खान, अरे भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। आप हमेशा सवाल करते हैं, पिक एंड चूज, बिल्कुल सब चीजों को मिला के बात करिए। अभी भी सेकुलरिज्म में अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही चादर चढ़ी आपके ऊपर। जब तोड़ी जा रही थी तो देश को जोड़ा जा रहा था, बताओ। और अरे बोलो ना, जब जवान ज्योति तोड़ी जा रही थी तो देश को जोड़ा जा रहा था, बताओ पूरे देश को। जी, वक्त एक ब्रेक का है। टक्कर के थर्सडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देखते रहिए CNBC आवाज। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। क्या मैं स्लो हूँ? हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? नहीं? चुनिए नुवामा, हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर, और टक्कर में आज का एडिशन है द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट। अब मैं आपको बदलती दुनिया के कुछ ऐसे रंग दिखाने जा रहा हूं जो आपको काफी हैरान और परेशान कर सकते हैं। आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े होंगे व्यूअर्स, तो जरूर देखिए अगले कुछ मिनट इसको। यह रिपोर्ट देखिए और खुद फैसला कीजिए हम अपने बच्चों को कैसा सामाजिक वातावरण देना चाहते हैं। बांग्लादेश की एक मशहूर लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। मेरे लेफ्ट साइड में इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो तस्लीमा नसरीन ने ही ट्वीट की है। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया है कि फोटो में ढाका यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं हैं, लेफ्ट में 1967 की फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए दिख रही हैं, जबकि राइट में साल 2022 की स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से बुर्के में ढकी हुई हैं। यानी दावा सही है तो 55 साल में ढाका यूनिवर्सिटी की आबोहवा 360 डिग्री व्यूअर्स बदल गई है। बांग्लादेश ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने यह बदलाव देखा है। अब जरा यह तस्वीर देखिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। यह तस्वीर अफगानिस्तान की है। मैं जानता हूं आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सच है व्यूअर्स। 1950 और 1960 के दशक में अफगानिस्तान ने खुलकर अमेरिका और सोवियत यूनियन के तौर तरीकों में खुद को ढाल लिया था। हालांकि
80 का दशक आते आते महिलाओं की आजादी पर कतरे जाने लगे और 90 के दशक में तो तालिबान के पहले शासन के दौरान अफगानिस्तान न महिलाओं के लिए किसी गैस चैम्बर की तरह बन गया। अब मैं आपको एक और देश की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और तस्वीरें देखकर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह तस्वीर कहां की है। ये 43 इयर्स ओल्ड तस्वीर है, 43 साल पहले वाला ईरान है। यह वो दौर था जब वहां आजाद ख्यालों की हवाएं थी, बिना रोक टोक चलती थी। यह वो दौर था जब जियो और जीने दो वाला फॉर्मूला जेंडर के आधार पर तय नहीं होता था, यानी जेंडर बायस नहीं होता था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान हमेशा के लिए बदल गया और अब उस देश की तस्वीरें देखिए जिसे दुनिया भर के इस्लामिक देश अपना आका के तौर पर देखते हैं। यह सऊदी अरब है, जहां 60 साल बैन के बाद 2018 में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई। इतना ही नहीं, 2018 में ही 35 साल के बैन के बाद वहां मल्टीप्लेक्स खुला और फिल्में दिखाई जाने लगी। अब सवाल है कि सऊदी अरब दुनिया के साथ चल रहा था तो अफगानिस्तान, ईरान के पास संकीर्ण सोच ये कहां से आई? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं ने अपने पूरे मुल्क में प्रदर्शन कर डाला था। ठीक उसी वक्त भारत के कर्नाटक में भी हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ा और मांग की गई थी कि स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए। सरकार ने इस पर रोक लगाई तो दुहाई दी जाने लगी कि मुस्लिम बच्चियों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा जा रहा है। मैं आज इन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभाजीनगर, भोपाल, पटना की उन बेटियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या होगा जिन्हें बीच बाजार, बीच सड़क रोककर उनके हिजाब नोच डाले गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ थी या फिर लड़कों के साथ थी। इन बच्चों के अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई सेकुलर पार्टी आवाज उठा रही है, ना कोई मोमबत्ती गैंग है, ना कोई प्ले कैट गैंग है। सो कॉल्ड लिबरल्स, सेकुलर जब सब खामोश हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि आज मैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें और तथ्य आपको दिखाऊंगा और फैसला आप ही को करना है कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा देश चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब फैसले की बारी आपकी है व्यूअर्स। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन आज के टॉपिक का नाम है द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट और इसको हमने द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट इसलिए कहा क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म की एक प्रकाष्ठा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि शायद सेकुलरिज्म की परिभाषा वही होती है जब एक तरफा चश्मा पहना जाता है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।